अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा मजदूर बादशाह। कहते हैं कि पुराने दौर में सकरदू के करीब एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम मोहम्मद अमीन था। वो गांव की मस्जिद में अजान देता और नमाज पढ़ाता था। मजहबी तकरीबात के वक्त भी वो लोगों की रहनुमाई और खिदमत करता था। गांव के लोग उस खिदमत पर उसे कुछ न कुछ दे दिया करते थे। वो खुद किसी से कुछ नहीं मांगता था। एक दिन उसकी बीवी नेक बख्त ने उससे कहा, हम अब माशाअल्लाह 3 हैं, एक आप, दूसरा हमारा बेटा असगर और तीसरी मैं। खर्च बढ़ गया है, गुजारा नहीं होता। भली लोग, तू सच कहती है। मैं मस्जिद में अजान देता हूँ, नमाज पढ़ाता हूँ। ईद शबे बरात पर जो खिदमत हो सकती है लोग करते हैं। अब तू क्या चाहती है? हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए। गांव छोटा है, लोग भी गरीब हैं। सिर्फ ईद शबे बरात के त्योहारों पर ही थोड़ी बहुत आमदनी होती है। नेक वक्त, ये बातें तो तू रोज करती है। इस वक्त भूख लगी है, कुछ पकाया है तो ला। नेक वक्त उठकर बावर्ची खाने में गई और 2 सूखी चपातियां और हरी मिर्चें उठा लाई। वो बोली, घर में आटा नहीं था इसलिए ताज़ा चपातियां नहीं पक सकी। ये हरी मिर्चें हैं, इनके साथ खा लो। मोहम्मद अमीन ने बासी चपातियों, मिर्चों और पानी से पेट भरा, फिर बोला, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो रिस्क हलाल से नवाजता है। नेक बख्त बोली, आप ठीक कहते हैं असगर के अब्बा, अल्लाह ताला हमें हलाल रिस्क देता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो हालत इस वक्त हमारी है वो कुछ अच्छी नहीं। कम से कम हमारे पास इतने पैसे तो होने चाहिए कि हम सब्जी खरीद सकें, उधार मिर्चें लेकर गुजारा नहीं करना पड़े। मोहम्मद अमीन ने ठंडी सांस भरी और बोला, मैं क्या कहूँ, सच्ची बात तो ये है कि मैं और कमा नहीं सकता। मैं मुअज्जिन और पेश इमाम हूँ, इसके अलावा और कोई काम ना आता है और ना कर सकता हूँ। आमदनी बढ़े तो कैसे, तू ही बता नेक बख्त। नेक बख्त ने हिम्मत की और बोली, बुल्तुस्तान का सुल्तानुल मुअज्जम सकरदू में रहता है। सुना है दिल और हाथ का बड़ा सखी है। जो कोई उसके पास जाता है वो उसकी कद्र करता है, मुंह मांगी मुराद पूरी करता है। हमेशा खुदावंद ताला से मांगना चाहिए, वो हमारा रब है, वो हमें पालता है। मोहम्मद अमीन ने कहा। नेक बख्त को मालूम था कि उसका खाविंद यही जवाब देगा, चुनांचे उसने भी इस बात का जवाब अपने जहन में सोचा हुआ था। वो बोली, आप ठीक कहते हैं, अल्लाह ही सबका खालिक है और सबको पालता है। सुल्तानुल मुअज्जम भी हमारी तरह अल्लाह का बंदा है, उसको भी धन दौलत अल्लाह ने दिया है। वो उस धन दौलत में से कुछ हिस्सा आप जैसे आलिमों को देता है और यूं उनकी कद्र करता है। आप भी उसमें से अपना हिस्सा वसूल करें। नहीं, ये बात नहीं है। सुल्तानुल मुअज्जम बुल्तुस्तान का बादशाह है और बादशाह अवाम से दौलत छीनते हैं या दुश्मनों को लड़ाई में शिकस्त देकर उनकी दौलत लूट लेते हैं, लिहाजा उनकी कमाई जायज नहीं। मैं हराम की कमाई में हिस्सेदार नहीं बन सकता। नेक बख्त ने कहा, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन सुल्तानुल मुअज्जम की सारी दौलत ऐसी नहीं है। शायद तू ठीक कहती है नेक बख्त। अगर मैं ठीक कहती हूँ तो आप कल उसके दरबार में जाएं और पता करें कि उसकी दौलत जायज है या नाजायज। मोहम्मद अमीन सोचने लगा और काफी देर तक सोचता रहा। आखिर बोला, ठीक है, मैं कल सकरदू जाऊंगा और उसके दरबार में हाजिरी दूंगा। अगर उसने मुझे अपनी नाजायज दौलत से खैरात दी तो मैं लेने से इनकार कर दूंगा, और अगर सुल्तानुल मुअज्जम ने अपनी नेक कमाई से कुछ रकम दी तो फिर लेने से पहले ये पता करूंगा कि ये वाकई हलाल की कमाई है या नहीं। दूसरे दिन सुबह सवेरे उसने बासी रोटी और हरी मिर्चों का नाश्ता किया और अपने गांव से पैदल सकरदू की तरफ चल दिया। दोपहर से पहले वो सकरदू पहुंच गया और फिर उसने दरबार का रुख किया। महल के बाहर हाजतमंदों की कतार लगी हुई थी। मोहम्मद अमीन भी एक कतार में खड़ा हो गया। कतार आगे बढ़ती रही और आखिरकार उसे बादशाह नजर आया। बादशाह दरबार में बैठा था, उसके इर्द गिर्द उसके दरबारी थे। तख्त सोने का बना हुआ था जिसमें हीरे जवाहरात की जुड़त थी। हीरों और जवाहरात से तख्त रोशन नजर आ रहा था। बादशाह की पगड़ी में एक बहुत बड़ा हीरा सूरज की तरह चमक रहा था। उसने कम ख्वाब की कबा पहनी हुई थी जिसको सोने के धागों से सिया गया था। कबा झिलमिल झिलमिल कर रही थी। बादशाह के दाएं और बाएं 2 गुलाम खड़े थे जिनके हाथों में संदूकचे थे। ये संदूकचे सोने चांदी के सिक्कों से भरे हुए थे। खैरात मांगने वाले आगे बढ़ रहे थे। जब कोई मुलाकाती बादशाह के सामने जाता तो बादशाह संदूकचे से मुट्ठी भर सिक्के उठाता और प्याले की तरह बनाए हुए हाथों में डाल देता। मुलाकाती सिक्के लेकर झुकता, सलाम करता और चल देता। काफी देर बाद मोहम्मद अमीन की बारी आ गई। वो बादशाह के सामने खड़ा था और उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था।
बादशाह ने संदूकचे में हाथ डाला और मुट्ठी भरकर सिक्के मुअज्जिन की तरफ किए, लेकिन उसने हाथों का प्याला ना बनाया और बोला, आलम पन्हा, जान की अमान पाऊं तो ये पूछूं कि आप जो खैरात मुझे दे रहे हैं क्या ये हलाल की कमाई है? क्या मतलब है आपका? बादशाह बोला, मैंने अर्ज किया है कि जो खैरात आप मुझे दे रहे हैं क्या ये आपके खून पसीने की कमाई है? मोहम्मद अमीन ने कहा। बादशाह ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसकी मुट्ठी के सिक्के संदूकचे में गिर पड़े और वो गुस्से में बोला, क्या आपको ये पता नहीं कि बादशाह आम लोगों की तरह मेहनत मजदूरी करके मालो ज़र इकट्ठा नहीं करते? वो कमाने के लिए पसीने नहीं बहाते। उनकी आमदनी के और बहुत से तरीके होते हैं। अगर ये बात है तो मैं आपसे खैरात नहीं लूंगा। मैं ऐसी दौलत में हिस्सेदार नहीं बन सकता जो पसीना बहाकर यानी मेहनत करके हासिल ना की गई हो। मेरे अकीदे के मुताबिक वो नाजायज दौलत है। बादशाह ये सुनकर खामोश हो गया। वो जब तख्त पर बैठा था तो उसने अपने आप से वादा किया था कि वो किसी को खाली हाथ नहीं जाने देगा। अगर ये जरूरतमंद शख्स उसके दरवाजे से खाली हाथ चला जाता तो उसका वो वादा टूट जाना था जो उसने अपने आप से किया था। मोहम्मद अमीन जाने लगा तो बादशाह ने सोचकर कहा, आप आज खाली हाथ चले जाएं और कल शाम मेरे पास आएं। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको कल शाम वो सिक्के दूंगा जो मैंने खून पसीने एक करके कमाए होंगे। तुम वादा करते हो कि कल शाम को आओगे? हाँ, मैं वादा करता हूँ कि कल शाम आपकी नेक कमाई से हिस्सा लेने जरूर आऊंगा। मोहम्मद अमीन ने यह कहा और वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। बादशाह ने दूसरे लोगों में खैरात तकसीम की और फिर अपनी ख्वाबगाह में चला गया। मलका ने उसे फिक्रमंद देखा तो पूछा, हुजूर परेशान नजर आते हैं आज? हाँ मलका आलिया, मैं आज परेशान हूँ। बादशाह बोला, आज दरबार में एक शख्स खैरात लेने आया और बोला कि वो मेरी उस कमाई से खैरात लेगा जो मैंने खुद मेहनत करके हासिल की हो। जाहिर है मेरे पास ऐसी कमाई नहीं है जो मैंने मेहनत मजदूरी करके हासिल की हो। आलम पन्हा, आपने उससे क्या कहा? क्या वो खैरात लिए बगैर लौट गया? हाँ, वो चला गया, अलबत्ता वो कल शाम फिर आएगा। मैंने उससे कहा कि वो मुझे एक दिन दे दे ताकि मैं उसे हक हलाल की कमाई से खैरात पेश कर सकूं। हक हलाल की कमाई वो कहाँ से आएगी? हुजूर की सारी दौलत तो आम लोगों की दौलत है, या आपने दुश्मन को मार पीट कर उनके खजानों से लूटी है? मलका आलिया, आपने सच कहा, सूरत हाल वही है जो आपने बताई, लेकिन मैं उस नेक दिल शख्स को अपने हाथ की कमाई से खैरात दूंगा, इसीलिए मैंने उससे एक दिन मांगा है। कल सारा दिन आपके पास है, क्या कल आप मजदूरी करेंगे? हाँ मलका आलिया, मैं कल भेस बदल कर घर से निकलूंगा और मजदूरी करूंगा। बादशाह ने कपड़े बदले, खाना खाया और सो गया। उसे अगले दिन एक आम मजदूर बनकर काम की तलाश में जाना था। अगले दिन वो सकरदू के गली कूचों में काम की तलाश में घूमने लगा। कोई शख्स भी उसे पहचान ना सका कि वो बुल्तिस्तान का बादशाह सुल्तानुल मुअज्जम है। उसने एक दो घरों में काम की दरख्वास्त की, लेकिन किसी ने उसकी दरख्वास्त पर तवज्जो ना दी। कोई उसे मंडी से सौदा सलफ लाकर देने के लिए भी तैयार ना था। वो एक लकड़हारे के पास गया, लेकिन उसे भी उसकी मदद की जरूरत नहीं थी। वो एक खेत में गया और किसान से कहा कि वो नालाई करके 4 पैसे कमाना चाहता है, लेकिन किसान ना माना। गांव में एक शख्स मकान बनवा रहा था और राज मजदूर काम कर रहे थे। बादशाह मालिक मकान से मिला तो मालिक मकान ने उसे चश्मे से पानी लाने के लिए कहा ताकि मिट्टी गारे से दीवारों को चुना जा सके। पानी लाने के लिए मालिक मकान ने उसे कच्चा घड़ा दिया और बादशाह चश्मे से घड़ा भर भर कर लाने लगा। ये काम बादशाह के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसने कभी भी पानी का भरा हुआ कच्चा घड़ा सर पर रखकर पथरीली पगडंडी पर सफर नहीं किया था। वो 2 घड़े भरकर लाया और थक गया। अब वो चाहता था कि ये काम छोड़ दे, लेकिन उसे मोहम्मद अमीन से अपना वादा याद आया और वो तीसरी बार फिर चश्मे से पानी लाने के लिए चल पड़ा। चौथी बार वो पानी ला रहा था तो थकावट की वजह से उसका पैर डगमगाया। घड़ा सर से लुढ़का और नीचे गिरकर टूट गया। मालिक मकान को सख्त गुस्सा आया। उसका नुकसान हुआ था। उसने बादशाह को खूंखार नजरों से देखा और बोला, निकम्मे आदमी, ये तुमने क्या कर दिया? काम भी पूरा ना किया और घड़ा भी तबाह कर दिया। जाओ भागो यहाँ से, लेकिन ये लो अपनी मजदूरी। मालिक मकान ने उसकी तरफ 2 पैसे फेंके जो उसने उठा लिए। वो मजदूर बादशाह 3 घड़े पानी लाया था। इस तरह अब तक उसने 3 पैसे कमाए थे, यानी फी घड़ा 1 पैसा। तुमने घड़ा तोड़ दिया जिसकी कीमत 1 पैसा थी। वो कीमत मैंने काट कर तुझे 2 पैसे दे दिए है। अब अपने घर जाओ। बादशाह थके थके कदमों से सकरदू की तरफ चल दिया। महल में आकर उसने लिबास बदला और दरबार में आ गया।
मोहम्मद अमीन आ चुका था और उसका इंतजार कर रहा था। बादशाह ने उसे 2 पैसे दिए और बोला, नेक दिल इंसान, ये लो 2 पैसे, ये मैंने पसीना बहाकर कमाए हैं, ये मेरे अवाम से ली गई कमाई नहीं है। बादशाह सलामत, अगरचे ये तांबे के सिक्के हैं लेकिन मेरे लिए सोने के सिक्कों से ज्यादा कीमती हैं। मोहम्मद अमीन ने कहा। बादशाह को झुककर सलाम किया और तांबे के 2 पैसे लेकर घर आ गया। जब उसकी बेगम ने अपने खाविंद को देखा तो खुश होकर आगे बढ़ी और दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, बादशाह सलामत ने आपको क्या दिया खैरात में? मोहम्मद अमीन ने तांबे के 2 सिक्के उसकी हथेली पर रखे और बोला, बादशाह ने अपना वादा पूरा किया। उसने आज खुद मजदूरी करके सिर्फ 2 पैसे कमाए जो उसने मुझे दे दिए। ये सिक्के अब आपके पास हैं, इनको जिस तरह चाहो खर्च करो। मैं अजान देने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि अजान का वक्त हो गया है। ये कहकर मोहम्मद अमीन मस्जिद की तरफ चल दिया। उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आया कि उसका खाविंद 2 दिन बादशाह के पास गया और सिर्फ तांबे के 2 पैसे लाया। उसने वो 2 पैसे पकड़कर उस गमले में फेंक दिए जिसमें लाजवंती का पौधा लगा हुआ था। वो शाम को रोजाना गमले में पानी डालती थी ताकि ये पौधा हरा भरा रहे और जल्द फूल जाए। उसने पौधे को पानी दिया जिससे दोनों सिक्के मिट्टी के अंदर समा गए और नजरों से ओझल हो गए। एक शाम नेक बख्त ने देखा कि लाजवंती के पौधे के साथ एक और पौधा उगा हुआ है। गमले में खुदरू पौधे अक्सर उगते थे जिन्हें वो उखाड़कर फेंक देती थी, लेकिन ये पौधा दूसरे आम खुदरू पौधों से मुख्तलिफ था। वो उसे देखकर हैरान हुई। उसने सोचा, देखते हैं ये बड़ा होकर कैसा लगता है, इसके पत्ते क्या रूप इख्तियार करते हैं। चुनांचे उसने पौधे को ना उखाड़ा। वक्त गुजरता रहा और पौधा बड़ा होता रहा। उसके पत्ते बड़े होते गए जो रंग में सब्ज थे। उसके नरम और नाजुक तने बेशुमार थे और उनका रंग अर्गवानी था। उन तनों पर सफेद सफेद फूल खिलने लगे जिनमें से खुशबू निकलती थी। नेक बख्त उन फूलों को देखकर खुश होती और उन फूलों में से निकलने वाली खुशबू सूंघकर उसकी थकावट दूर हो जाती। फिर एक वक्त आया कि फूल फल बनने लगे। ये फल ऐसा था जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। छोटी छोटी नन्ही नन्ही सफेद गोलियां जो सूरज की किरणों की तरह चमकती थीं। वो उनकी चकाचौंध देखकर हैरान रह जाती थी। एक दिन उसने मोहम्मद अमीन से पूछा, क्या ख्याल है आपका, इस फल का कोई फायदा भी है या नहीं? मुझे इसका कोई पता नहीं क्योंकि मैंने आज तक ऐसा फल नहीं देखा, ना अपने गांव में और ना ही सकरदू में। जब इस पौधे पर फूल आते हैं तो उनमें से खुशबू आती है। नेक बख्त बोली, हाँ वो खुशबू भी निराली है, सारा घर उस खुशबू से महक उठता है। मेरे ख्याल में ये बरकत वाला पौधा है। मोहम्मद अमीन ये कहकर मस्जिद की तरफ चल दिया। चंद दिनों में फल पककर सहन में गिरने लगा। नेक बख्त सफेद सफेद खूबसूरत गोलियों को अपने हाथ से चुनती और मिट्टी के प्याले में रख देती। एक दिन वो घर में बैठी थी कि एक फेरी वाले ने आवाज लगाई, अमरूद ले लो अमरूद। नेक बख्त के पास पैसे तो थे नहीं। उसने मिट्टी के प्याले से गोलियां उठाकर फल फरोश को दिखाई और बोली, इनके ओज अमरूद दोगे? फल फरोश ने सफेद गोलियों को देखा, पसंद किया और उनके ओज नेक बख्त को ताज़ा अमरूद दे दिए। बहन, मैंने आपको अमरूद तो दे दिए, लेकिन ये पता नहीं चला कि ये सफेद गोलियां काहे की हैं। मेरे घर में एक पौधा है, उस पर ये लगती हैं, लेकिन मुझे पता नहीं इनका नाम क्या है। नेक बख्त ने कहा, मेरा ख्याल था कि आपको इन गोलियों का नाम पता होगा। फल वाले ने कहा, ये कोई फल है, लेकिन मैंने ये फल पहले कभी नहीं देखा। आपको तो मालूम होना चाहिए कि आप फल बेचते हैं। सब्जी और फल तो यकीनन बेचता हूँ और एक उम्र हो गई ये काम करते हुए, लेकिन ऐसा फल न चखा न देखा। फेरी वाले ने कहा और सफेद गोलियों को लेकर सकरदू आ गया और वहां एक बड़े दुकानदार से गोलियों के बारे में पूछा। बड़े दुकानदार ने सफेद गोलियों को देखकर हैरत से कहा, कहां से मिला ये फल तुझे? मैं करीबी गांव जांगला गया था, वहां मुअज्जिन मोहम्मद अमीन की बीवी ने ये सफेद गोलियां दी और मैंने इनके ओज उसे अमरूद दिए। फेरी वाला बोला, ठीक है, अगर तुम कुछ सौदा लेना चाहो तो मैं इन गोलियों के ओज देने को तैयार हूँ। दुकानदार ने कहा, मुझे इनके ओज दाल चावल और खांड दे दो। फेरी वाले ने सफेद गोलियां दुकानदार को देते हुए कहा। दुकानदार गोलियां लेकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपनी खुशी जाहिर न होने दी और फेरी वाले को दाल चावल और खांड देकर फारिग कर दिया। अब नेक बख्त फेरी वाले को रोजाना सफेद गोलियां देती और उनके ओज फल या सब्जी ले लेती। फेरी वाला ये गोलियां बड़े दुकानदार को दे देता और उससे सौदा सलफ खरीद लेता या कभी कभार पैसे ले लेता। एक दिन बड़े दुकानदार ने एक नक्कारची को देखा जो ऐलान कर रहा था, मेहरबान कदरदान साहिबान, सुनिए, गौर से सुनिए,
बादशाह सलामत सुल्तानुल मुअज्जम की बेटी शहजादी नूरुल ऐन की शादी तय पा गई है। उरूसी जोड़ा तैयार किया जाएगा जिसमें सच्चे मोती टांके जाएंगे। अगर किसी के पास ये मोती हो तो वो ले जाकर बादशाह सलामत को पेश करे। बादशाह सलामत उनको खरीदकर माला माल कर देंगे। ऐलान खत्म हुआ। ये कहकर नक्कारशी चल दिया। ये ऐलान सुनकर बड़ा दुकानदार भागा भागा घर गया। सफेद गोलियों को रेशम की थैली में डाला और लाकर बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। जब बादशाह ने मोतियों को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोला, ये मोती तो लासानी है, तुमने कहां से लिए? दुकानदार ने बताया कि उसने एक फेरी वाले से लिए हैं। फेरी वाले को बुलवाकर पूछा गया तो उसने बताया कि वो जांगला नाम के एक गांव में सब्जी और फल बेचने जाता है। वहां के मुअज्जिन मोहम्मद अमीन के घर में एक पौधा है। ये सफेद सफेद चमकती गोलियां उस पौधे का फल हैं। ये नामुमकिन है, ऐसे कीमती और बेमिसाल मोती पौधों पर नहीं लगते। तुम दोनों झूठ बोलते हो। बादशाह ने गुस्से से कहा। बड़े दुकानदार ने डरते डरते अर्ज किया, हुजूर, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं कि ऐसा पौधा मौजूद है। अगर ऐसा पौधा मौजूद है तो हम खुद उस पौधे को देखना चाहेंगे। बादशाह ने कहा। बादशाह उसी वक्त जांगला गांव पहुंचा और मुअज्जिन के घर गया। नेक बख्त ने दरवाजा खोला। उसके सामने बुल्तुस्तान का बादशाह सुल्तानुल मुअज्जम खड़ा था। वो बोला, हम वो पौधा देखना चाहते हैं जिस पर बेमिसाल सफेद मोतियों का फल लगता है। नेक बख्त हैरान परेशान खड़ी थी। जब उसने मोतियों के मुतालिक सुना तो खुशी से पुकार उठी, मैं पहले ही सोचती थी कि ये फल नादिर है। वो भागकर गई और लाजवंती का गमला उठा लाई। बादशाह गमले को घुमा फिराकर देखने लगा। अचानक उसके हाथ से गमला गिरा और टूट गया। पौधे की जड़ें नजर आने लगी और सिक्के बिखर गए। अरे, तांबे के सिक्के! ये पौधा तो तांबे के सिक्कों से फूटा है। नेक बख्त बोली। मोहम्मद अमीन मस्जिद से आ गया था। वो आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, आपको याद होगा आपने मुझे तांबे के 2 सिक्के खैरात में दिए थे। ये 2 सिक्के आपने पसीना बहाकर कमाए थे। बादशाह ने सिक्के देखे और हैरान रह गया। वो बोला, यकीनन हमें याद है, हमने आपको ये 2 सिक्के दिए थे। हमने पहली बार जिंदगी में अपने हाथों से काम करके उनको कमाया था। आलम पन्हा, वो सच्चे मोती जो आप तक पहुंचे आपकी मेहनत का फल थे। मोहम्मद अमीन ने कहा, आप दुरुस्त कहते हैं और आप मेरी सल्तनत के सबसे अक्लमंद इंसान हैं। बादशाह ने कहा। फिर बोला, आप मेरे साथ सकरदू चलें और मेरे बेटे को पढ़ाएं। मेरे बेटे के दिल में ये बात उतर जानी चाहिए कि नेक कमाई में बरकत है। फिर मोहम्मद अमीन बादशाह के महल में जाकर रहने लगा। बीवी नेक बख्त और बेटा असगर भी उसके साथ थे। नन्हा असगर अब बादशाह के बेटे के साथ पढ़ता और खेलता था। कहने को तो ये महज एक किस्सा है, मगर इस पर गौर किया जाए तो इसमें हमारे लिए कई सबक पोशीदा है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।